Hello children, welcome to the channel H2O, the A to Z of Chemistry. हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 9th का चैप्टर एटम्स एंड इट्स मॉलिक्यूल्स और उसमें जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वेल दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. सो आई होप आप लोगों को याद है हमने पिछले ऑलरेडी 2 लेक्चर्स में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे कुछ डिस्कशन की है और उससे पहले हमने 2 चैप्टर्स के ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड कर दिए हुए हैं. तो पहले चैप्टर में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हमने ये स्टडी किया था कि मैटर इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस. ठीक है, और मैटर को हम कैसे फिजिकली क्लासिफाई करते हैं इनटू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. फिर चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर में हमने अंडरस्टैंड किया मैटर चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैसियस स्टेट में हो, वेल उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होती है. तो केमिकली हम उनको 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, या तो वो मिक्सचर्स होते हैं या वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं. अब मिक्सचर्स भी तो प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करने से ही बनते हैं. तो एसेंशियली हम कह सकते हैं कि मैटर इज गोइंग टू बी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और ये जो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था. और फिर बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं उसको स्टडी किया, और उन्होंने वहां पे उस स्टडी से हमें कुछ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए, जिसे पिछले लेक्चर में हमने स्टडी करना शुरू किया. पिछले लेक्चर में हमने पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा, दैट वाज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास is always conserved in a chemical reaction. Mass is never created nor destroyed. हमने स्टडी किया कि अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने से पहले रिएक्टेंट्स का मास को कैलकुलेट करेंगे और बाद में उसके बाद हम जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनका मास कैलकुलेट करेंगे, तो वो जो मासेस होंगे वो हमेशा बराबर आएंगे. और इसे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ भी अंडरस्टैंड किया. तो आज हम अपनी इस अंडरस्टैंडिंग को और आगे बढ़ाएंगे. हम सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को स्टडी करेंगे, दैट इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ये जो चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये सीबीएसई क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ये आईसीएसई के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है. और कोई भी स्टूडेंट जो जेई और नीट की प्रिपरेशन करना चाहता हो उसके बेसिक्स को बिल्डअप करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है. इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के बिना वेल आप केमिस्ट्री में आगे स्टडी नहीं कर पाओगे. सो प्लीज मेक श्योर कि आपके ये जो कंसेप्ट हम इस टॉपिक में सीख रहे हैं वो बहुत ही क्लियर हो. कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री, आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल के जरूर पोस्ट कीजिए. एट द एंड आप हमें टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर सकते हैं अपने डाउट्स को. हम अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे देंगे. सो प्लीज फील फ्री, आप हमारे साथ जरूर कनेक्ट कीजिए और अपने डाउट्स को पूछते रहिए सो दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही स्ट्रांग हो. तो मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, एंड आई होप कि आप ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय करेंगे. आपको जो कुछ भी नहीं समझ में आए आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट करते रहेंगे, समझते रहेंगे, या टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन करके आप वहां पे हमारे साथ डिस्कशन करते रहेंगे. तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाते हैं. हम स्टडी करते हैं द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विच इज द सेकेंड वन, दैट इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है या कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, इसे दिया था साइंटिस्ट जोसेफ प्राउस्ट ने. अब पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि उन्होंने इस लॉ में क्या कहा, और फिर हम उसकी स्टेटमेंट को देखेंगे, और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर बेस्ड अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करते हुए फिर उस पे एंड में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स को देखेंगे. ठीक है, तो वेल सबसे पहले अब आप इस पिक्चर में क्या देख सकते हो, एक ब्यूटीफुल सी सीनरी है, पीछे पहाड़ हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं, और यहाँ पे क्या निकल रहा है, एक झरना, एक स्ट्रीम, और उस स्ट्रीम में ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वाटर. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मन कर रहा होगा इस टाइम पे पहाड़ों पे जाने का और इस सीनरी को एंजॉय करने का. बट वेल हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इस पानी के बारे में. ठीक है, ऑल राइट. अब एक और पिक्चर देखते हैं. यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो, अगेन पानी निकल रहा है. कहाँ से निकल रहा है, ग्राउंड से. इस पंप के हेल्प से हम पानी निकाल रहे हैं.
उसके बाद आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगेन एक मॉडर्न से घर का मॉडर्न सा टैप है जिसमें ग्लास में भर के पानी पिया जा रहा है। और उसके बाद ये वाला क्या है, वेल ये है एक ओशन या एक सी का अंडर सी ब्यूटीफुल वाला, बहुत सुंदर वाला, जिसमें अगर आप डाइव करके नीचे जाएं तो मजा ही आ जाता है। और वेल यहाँ पे भी आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी। तो इन चारों पिक्चर्स में हम क्या देख रहे हैं, पानी। और पानी कहाँ कहाँ से, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। मगर क्या मुझे आप बता सकते हैं कि इन पानी में कोई डिफरेंस होता है? वेल आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि जो सी वाला पानी होगा, ये ओशन वाला पानी होगा, वो सॉल्टी होगा। अगर आप फिल्टर में से पानी ले रहे हो तो उसमें से सब सॉल्ट्स निकाले हुए होते हैं आरओ वाले पानी में से, ठीक है। तो वो उस होगा, ऐसा पानी होगा। ग्राउंड वाटर वाला पानी अगेन कुछ टेस्ट में डिफरेंस होगा, और स्ट्रीम वाले पानी में और एक अलग सी फ्रेशनेस होती है। तो वेल इन सब पानी के टेस्ट में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है कि नहीं। बट हम बात कर रहे हैं पानी की, वाटर इन इटसेल्फ की, ना कि उसके अंदर जो एडिटिव्स एडेड हैं, या हम कहें वाटर एज अ मिक्सचर की। हम उसके सॉल्ट्स को अगर निकाल दें तो ये सारे पानी में क्या कोई डिफरेंस है? नहीं है। पानी तो पानी ही होता है, चाहे स्ट्रीम का पानी हो, चाहे ट्यूबवेल से पानी लें, चाहे हम आरओ वाला पानी लें, चाहे हम ओशन या सी में से पानी लें, तो पानी ही रहेगा, है ना। तो वेल ये लॉ भी कुछ ऐसा ही कुछ बताने वाला है। ये लॉ क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि चाहे आप किसी भी सोर्स से पानी को ले लो, उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो हमेशा सेम रहेगी। और वाटर की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो क्या है कि वाटर एक कंपाउंड है। एक कंपाउंड है तो इसका मतलब है उसके अंदर एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। हमने ये पिछले लेक्चर में सीखा था कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। H2O मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि एक मॉलिक्यूल वाटर का बना हुआ होगा 2 हाइड्रोजन के एटम से और 1 ऑक्सीजन के एटम से। तो पानी को आप किसी भी सोर्स से ले लो, वो सारे का सारा पानी, चाहे स्ट्रीम वाटर हो या ओशन वाटर हो या टैप वाटर हो, कोई भी पानी हो, इट विल बी मेड अप of water molecules which are made up of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. They are combined in some fixed ratio. They are combined in some fixed ratio by mass also. हाइड्रोजन के एटम्स का कुछ मास होगा, ऑक्सीजन के एटम्स का कुछ मास होगा, और वेल वो एक फिक्स्ड रेशो बाय मास में कंबाइन करेंगे और हमें देंगे वाटर मॉलिक्यूल। और बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल मिलके हमें क्या देंगे, वाटर, ठीक है। तो यही है एक्चुअली में हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो अंडरस्टैंड करते हैं कि लॉ क्या कहता है। So water from any source, this remains the same in chemical composition. It is made up of water molecules, which means it is made up of 2 hydrogen and 1 oxygen atom. Each atom has a specific mass which is called as atomic mass. हर एटम का एक स्पेशल मास होगा, जैसे कि आपका अपना मास होता है, बिल्कुल वैसे ही एटम्स का भी मास होता है। और एटम के मास को हम क्या बोलेंगे, सिंपली एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1U। ये क्या होता है, इसे हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में स्टडी करेंगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट। मगर आप लोग जानते हो कि जब आप एक वेइंग स्केल पे खड़े होते हो तो आप अपने वेट को मेजर करते हो कि मेरा वेट जो है 45 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स का भी कुछ मास है, जिसे हमने यहाँ पे लिखा है 1U। और ऑक्सीजन का मास है जिसे हमने यहाँ पे लिखा है 16U, ठीक है। जो भी इनका मास है, ये U क्या होता है, इसे हम अभी अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। बट अभी मान लेते हैं कि मैम सही कह रहे हैं, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1U एंड ऑक्सीजन इज 16U, ठीक है। सो ईच वाटर मॉलिक्यूल विल बी मेड अप ऑफ 2U ऑफ हाइड्रोजन कंबाइनिंग विद 16U ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे पास इसमें वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं। अगर एक का मास 1U है तो 2 का मास 2U होगा। तो 2U हाइड्रोजन का मास और 16U ऑक्सीजन का मास होगा इन 1 वाटर मॉलिक्यूल। सो रेशो क्या आएगी, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन बाय मास, दिस विल बी 2:16 और 1:8 अगर हम इस कॉमन फैक्टर को हटा देंगे। इसका मतलब है हमेशा जब भी वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा तो हाइड्रोजन का जो और ऑक्सीजन की जो रेशो होगी,
उस वाटर के मॉलिक्यूल में, दैट विल बी ऑलवेज 1:8 बाय मास। ठीक है, तो चाहे आप पानी को कहीं से भी ले लो, चाहे आप स्ट्रीम में से ले लो, चाहे ओशन में से ले लो, रिवर में से ले लो, सी में से ले लो, टैप वाटर ले लो, रेन वाटर ले लो, पंप का पानी ले लो, कहीं से भी पानी ले लो, पानी में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो क्या रहेगी, दैट विल बी 1:8 बाय वेट। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? ओके। तो जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस है, व्हाट इट स्टेज इज दैट अ प्योर केमिकल कंपाउंड regardless of its source is always made up of the same elements combined together in the same fixed proportion by weight। तो चाहे हम एक केमिकल कंपाउंड को कहीं से भी ले लें, वो हमेशा सेम ही तरह के एलिमेंट से बना होगा, और वो जो सेम एलिमेंट्स है वो हमेशा सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट या मास के साथ कंबाइन करेंगे। जैसे कि हमने वाटर के केस में देखा कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा ही 1:8 की रेशो बाय वेट में कंबाइन करेंगे, चाहे आप पानी को किसी भी सोर्स से ले लो। ठीक है, सो आई होप आपको ये लॉ अब क्लियर हुआ। व्हाट दिस लॉ सेज इज कि एक प्योर केमिकल कंपाउंड, उसके अंदर और कोई इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। हम सॉल्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस प्योर केमिकल कंपाउंड की बात कर रहे हैं, एक कंपाउंड जिसके अंदर एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अ प्योर केमिकल कंपाउंड, चाहे आप उसको कहीं से भी ले लो, well it will be always made up of the same molecules। अगर वो सेम मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, इसका मतलब है कि उसके अंदर सेम ही तरह के एटम्स हमेशा प्रेजेंट होंगे। अगर एटम्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। तो वो जो कंपाउंड है वो हमेशा सेम तरह के एलिमेंट से बना होगा, और उसमें जो एलिमेंट्स की रेशो बाय वेट है वो हमेशा कांस्टेंट फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, ग्रेट। So this can be checked by taking 9 gram of water from any source and then decomposing it by passing electricity and collecting the gases formed. We will always get 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen। ठीक है, तो हमने कहा कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो क्या होगी, 1:8 बाय वेट। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको प्रूफ करना है। हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, उल्टा काम करेंगे कि वाटर लेंगे और वाटर को डिकम्पोज कराएंगे और उसका ब्रेक डाउन करवाएंगे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में। तो वाटर किससे बना हुआ है, वाटर बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, हमने अभी पढ़ा ना कि वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर फॉर्म करते हैं। तो जब हम वाटर का ब्रेक डाउन भी करवाएंगे, कैसे कराएंगे, उसको डिकम्पोज कराएंगे बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, और वो ब्रेक डाउन कर जाएगा इनटू हाइड्रोजन गैसेस एंड ऑक्सीजन गैसेस, और हम उनका मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो सम ऑफ द मासेस बिफोर द रिएक्शन, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू द सम ऑफ द मासेस आफ्टर द रिएक्शन, जो भी प्रोडक्ट बनेगा। और हम देखते हैं कि वाटर का अगर हम 9 ग्राम लेंगे तो बनेगा क्या, 1 ग्राम हाइड्रोजन का और 8 ग्राम ऑक्सीजन के। ठीक है, सो 9 विल बी इक्वल टू 1 + 8, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूफ हो गया। और अब हमने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो क्या आ रही है, 1:8। तो ये भी प्रूफ हो गया कि वाटर इज ऑलवेज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो 1:8 बाय मास। ठीक है, आई होप आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हुआ कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है और लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। ठीक है, सो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो गैस है जो कि आप जब ब्रीद इन करते हो तो ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हो, और जब आप ब्रीद आउट करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाने के बहुत से केमिकल वेज भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चारकोल को एयर में बर्न करें तो चारकोल इज नथिंग बट कार्बन। कार्बन को जब हम एयर में बर्न करते हैं तो एयर में से कौन सी चीज यूज होती है बर्निंग प्रोसेस के लिए, वो है ऑक्सीजन। सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल बी फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद हम हीट कर सकते हैं लाइमस्टोन को। लाइमस्टोन क्या होता है, मार्बल।
ठीक है, तो आप लोगों ने मार्बल के फ्लोर्स देखे होंगे, मार्बल की बिल्डिंग्स देखी हुई होंगी, स्टैचूज देखे होंगे, तो वेल वो जो मार्बल है दैट इज लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब चीजें हम सीखेंगे कि ये फॉर्मूलाज को हम कैसे लिखते हैं। डू नॉट वरी अबाउट दैट, वो हमने सब इस चैप्टर में सीखना है, अच्छे से सब कुछ सीखेंगे कि ये कैसे हम लिखते हैं। बट अभी के लिए अंडरस्टैंड करो कि हमारे पास लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट। उसे जब हम हीट करते हैं तो वो फॉर्म करता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो चारकोल को बॉयर में बर्न करने पे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, लाइमस्टोन को हीट करने पे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और अगर हम किसी भी कार्बोनेट को, चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट हो चाहे वो सोडियम कार्बोनेट हो, अगर हम उसको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। और अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, तो हमने बहुत डिफरेंट अलग अलग तरीकों से कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को बनाया। अब अगेन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आ गई, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आई। कहीं पे चारकोल को हीट करने पे आई, कहीं पे लाइमस्टोन को हीट करने पे आई, कहीं पे हमने और एक कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया, कहीं पे हमने दो कंपाउंड्स की रिएक्शन कराई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस किया। और फिर हमने चेक किया कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या सेम ही तरह के एलिमेंट से बनी हुई है। तो हाँ बिल्कुल, वो सेम ही तरह के एलिमेंट से बनी हुई है, दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन। फिर हमने चेक किया कि क्या उनकी रेशो बाय मास या बाय वेट सेम आ रही है हर तरीके से। तो वेल वो सेम ही रेशो आई, दैट इज 12:32, 12 ग्राम कार्बन के और ऑक्सीजन के 32 ग्राम्स। या हम उसको कह सकते हैं कॉमन फैक्टर को निकालोगे तो 3:8 बाय मास। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 12 का 3 आ जाएगा और 32 को 4 से डिवाइड करोगे तो 8। So carbon and oxygen, they always combine in the ratio 3:8 by mass when carbon dioxide is going to be formed. It may be formed from any source that we have. ठीक है, सो आई होप आपको डेफिनेट प्रोपोर्शंस या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझ में आया कि आपके पास कोई भी एक केमिकल कंपाउंड जितने मर्जी सोर्सेज से आप उसको ऑब्टेन कर लो, उसमें सेम ही तरह के एलिमेंट्स होंगे और वो हमेशा सेम ही रेशो बाय मास में कंबाइन करेंगे और उस केमिकल कंपाउंड को फॉर्म करेंगे। अगर दो एलिमेंट सेम हैं और उनकी जो रेशो है वो डिफरेंट हो गई तो वेल वो कंपाउंड्स भी डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, सेम ही रेशो होनी चाहिए सेम ही एलिमेंट्स की, तभी हमारे पास वही केमिकल कंपाउंड आएगा। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस का हमें क्या फायदा होगा, हम उसे कहाँ पे यूज करेंगे। तो वेल उसका आंसर ये है कि अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सही होता है तो इसका मतलब ये होता है कि एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम रहेंगे और उनकी कॉम्पोजिशन भी सेम रहेगी, उनकी परसेंटेज बाय मास भी सेम रहेगा। तो वेल हम किसी भी एलिमेंट की एक गिवन कंपाउंड में परसेंटेज को ढूंढ सकते हैं यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन, वेल मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100 will give us the percentage of the element in the compound. So pure water, regardless of its source, will contain 11% hydrogen and 89% oxygen by mass. ठीक है, तो हमें हमेशा मालूम रहेगा कि एक कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट की कितनी परसेंटेज है, या जब हमें कुछ एलिमेंट्स को कंबाइन करके कंपाउंड को फॉर्म करना है तो हमें उनका कितना मास लेना चाहिए सो दैट कि हमारे पास एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ द कंपाउंड बन जाए। तो ये इसके यूज रहेगा। तो इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं सो दैट कि कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। सो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, 1.375 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड गिव 1.098 ग्राम ऑफ कॉपर व्हेन रिड्यूस्ड इन अ करंट ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया और उसमें कॉपर प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या लिया, 1.476 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड और रिडक्शन पे हमें कॉपर कितना मिला, 1.179 ग्राम ऑफ कॉपर।
तो आपको ये सबसे पहले शो करना है कि क्या ये जो रिजल्ट्स आए हैं दे आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो आप इसको कैसे करोगे, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो हमारे पास सबसे पहले पहला एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर 1.375 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ने हमें कॉपर कितना दिया, 1.098 ग्राम। ठीक है, तो वेट ऑफ कॉपर टेकन इज 1.375 ग्राम। परसेंटेज ऑफ कॉपर इसमें कितनी हो जाएगी, 1.098 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.375 मल्टीप्लाइड बाय 100। mass of the element divided by the total mass of the compound multiplied by 100। इससे हमें कॉपर की परसेंटेज मिल जाएगी which will come up as 79.86%। और अगर आपको इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज बतानी हो तो कितनी होगी, तो वो कितनी हो जाएगी, परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100। तो 100 में से 79.86 इस कॉपर, तो बाकी का हो जाएगा ऑक्सीजन। सो 100 माइनस 79.86 दिस विल बी इक्वल टू 20.14%। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड में 79.86% कॉपर है और ऑक्सीजन कितना होगा, 20.14% होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब सिमिलरली जब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें हमने मास जितना मर्जी ले लिया हो कॉपर ऑक्साइड का, मगर जब हमें उससे कॉपर मिलेगा तो कॉपर और ऑक्सीजन की परसेंटेज तो वही रहेगी। तो हम इसमें भी इसकी परसेंटेज को ढूंढ लेते हैं। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने कॉपर ऑक्साइड का मास लिया 1.476 ग्राम, उसमें से हमने कॉपर की परसेंटेज निकाल ली 1.179 grams mass of the element divided by the mass of the compound 1.476 multiplied by 100। this comes up to 79.89%, ऑलमोस्ट बराबर बराबर। ठीक है, तो कुछ एक्सपेरिमेंटल एरर हो सकता है, जिसने मेजर किया है उसने कुछ हल्का सा फर्क ले लिया हो तो उसकी वजह से इतना फर्क आ सकता है, बट ये ठीक है। ठीक है, 79.86 77 79.89 दिस इज ऑलमोस्ट वी कैन से इट इज इक्वल। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज फिर कितनी आ जाएगी, 100 माइनस 79.89 दिस विल बी 20.11%। सो अगेन दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड विल बी मेड अप ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन द सेम परसेंटेज, चाहे हमने दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, तो हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके कॉपर को प्रोड्यूस किया कॉपर ऑक्साइड से, तो हमारे पास कॉपर और ऑक्सीजन की परसेंटेज सेम आई। सो दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ, ग्रेट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। अ सैंपल ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट वाज फाउंड टू कंटेन 40% कैल्शियम, 12% कार्बन एंड 48% ऑक्सीजन। Assuming the truth of the law of constant composition, find the weight of calcium, carbon and oxygen in 5 gram of another sample of calcium carbonate। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कॉम्पोजिशन ये कहता है कि हम कहीं से भी एक कंपाउंड ले लें उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो सेम रहेंगे, एलिमेंट्स की जो परसेंटेज है वो सेम रहेगी, या बाय मास उनकी जो रेशो है वो सेम रहेगी। अब हमारे पास एक सैंपल है कैल्शियम कार्बोनेट का, उसमें जो परसेंटेज गिवन है कैल्शियम की 40% है, कार्बन की 12% है, ऑक्सीजन की 48% है। तो जब दूसरा सैंपल भी हम लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का, उसमें भी ये परसेंटेज कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन की सेम ही रहेगी। ठीक है, अब फर्क क्या है, अब हमें यहाँ पे उसका मास दिया हुआ है सैंपल का, तो इस मास में आपको बताना है कि कैल्शियम कितना होगा, कार्बन कितना होगा, ऑक्सीजन कितना होगा। तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वेल पहले है वेट ऑफ कैल्शियम इन द सैंपल। तो कैल्शियम की परसेंटेज कितनी है, 40% ऑफ 5। ठीक है, 40% ऑफ 5 विल बी इक्वल टू 2 ग्राम। अभी हमने क्या कैलकुलेट किया था, पहले हमने कैलकुलेट किया था परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज हमने क्या बोली थी, इट वाज मास ऑफ द एलिमेंट over mass of the compound multiplied by 100। ठीक है, अब हमें क्या ढूंढना है, हमने ढूंढना है मास ऑफ द एलिमेंट। हमें गिवन क्या है, हमें परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज कितनी है 40। ठीक है, इसको नीचे ले जाओ 100,
मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द कंपाउंड, इधर चला जाएगा मास ऑफ द कंपाउंड कितना है 5 ग्राम, दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट दैट इज कैल्शियम। समझ में आया अब हमने इसको कैसे किया? वही फॉर्मूला को हमने यूज किया, परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100, राइट। तो अगर आपको परसेंटेज गिवन है कि कैल्शियम की 40% है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 40, ये 100 जो कि न्यूमरेटर में था दूसरी साइड पे जाएगा तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इधर हमारे पास मास ऑफ द कंपाउंड डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर जब जाएगा तो दैट विल बी 5 न्यूमरेटर में, एंड दिस यू विल बी गेटिंग एज द मास ऑफ द एलिमेंट दैट इज 2 ग्राम्स। क्लियर, कंसेप्ट समझ में आ गया? वही फॉर्मूला को यूज किया। इट इज गोइंग टू बी वेट ऑफ कैल्शियम इन द सैंपल, 40% of 5 is going to be 5 grams. तो सिमिलरली इस तरीके से आप ऑक्सीजन की और कार्बन की भी परसेंट अमाउंट ढूंढ सकते हो इसमें। तो वो कितना आएगा? वेल, कार्बन इन द सैंपल विल बी 12% of 5, that will be 0.6 gram, and oxygen will be 48% of 5, that will be 2.4 gram. तो अगेन अब आप इसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, उसका 5 ग्राम है, और हमने उसका ब्रेक डाउन किया और उसको उसके कंपोनेंट्स एलिमेंट्स में तोड़ दिया, तो अगर आप इसका भी टोटल करोगे तो ये भी कितना आएगा? 5 ग्राम। अगेन मास ऑफ द reactants is going to be equal to the mass of the product। तो इससे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी प्रूव करते हो और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को भी प्रूव करते हो। ठीक है, तो हमेशा आप किसी भी सोर्स से ले लोगे सब्सटेंस तो उसकी कॉम्पोजिशन फिक्स्ड रहेगी, और मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट यू लर्न इन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया, अच्छे से अंडरस्टैंड किया, और अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थियरी दैट इज कॉल्ड एज द डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। ये वो थियरी है जिसने सारे के सारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन किया, एटॉमिक लेवल पे जाके एटम्स को अंडरस्टैंड करके इन लॉज को एक्सप्लेन किया। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थियरी जिसे हमने पढ़ना है और इसे हम अपने लेक्चर में पढ़ेंगे। सो उसके लिए आपको करना क्या होगा? सिंपली जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, सो दैट कि जब भी हम आपके लिए ये लेक्चर अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि हमने इस लेक्चर को आपके लिए अपलोड कर दिया है और आप उसको देख सकें। So we are trying to put up detailed lectures for you कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, आपकी फाउंडेशन फॉर जेई एंड नीट बहुत अच्छी हो, और अगर आप लोगों ने 11th-12th में साइंस स्ट्रीम्स ना भी लेने हो तो भी जो हम पढ़ रहे हैं उसे तो हमने अच्छे से पढ़ना ही है। हम हो एनटीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो एनटीएससी में भी आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, और उसी की हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो लेक्चर्स मिले वो बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर्स मिले एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ। सो इन केस यू आर लाइकिंग द लेक्चर्स, प्लीज डू क्लिक ऑन द लाइक लिंक ऑल्सो, दैट इज गोइंग टू मोटिवेट अस फर्दर। So see you again. I am Dr. Ritu Johar from the channel H2O. Bye bye.